वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में वेज फ्रिक्शन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। ये वेज फ्रिक्शन का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। आप डायग्राम देख के ही समझ गए होंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी समय लगने वाला है। वीडियो उसके वजह से लंबा हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से एग्जाम में बचते हैं। वो इसलिए क्योंकि डायग्राम देख के ही उनको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, काफी सारे एफबीडीज है, काफी सारा कैलकुलेशन होगा, इसलिए वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस घर से ही करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है चलो हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ब्लॉक सी ऑफ वेट 320 किलोन्यूटन इज टू बी रेज बाय मींस ऑफ द वेजेस ए एंड बी एज शोन इन फिगर। फाइंड the value of force P for impending motion of block C upward if mu equal to 0.25 for all surfaces, weights of wedges may be neglected। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन यहां बनाएंगे अब। और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एफबीडी ड्रॉ करते आना चाहिए, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते आना चाहिए, आपको लैमिस थ्योरम की भी जरूरत पड़ सकती है तो आपको लैमिस थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये सब बेसिक चीजें पता है तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम की अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था। यहां पे क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये जो 3 ब्लॉक आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें एक्चुअली ब्लॉक 1 है और 2 वेजेस है। ये जो 2 नीचे आपको जो ब्लॉक समान दिखाई दे रहे हैं ये है दोनों वेजेस। ये है वेज ए और ये है वेज बी। क्वेश्चन में लिखा है वेजेस ए एंड बी। ए एंड बी आर द 2 वेजेस एंड सी इज द ब्लॉक। सी क्या है? सी एक ब्लॉक है। अब देखो ये दोनों वेज ए और बी के ऊपर इधर से फोर्स पी एक्ट हो रहा है, इधर से भी एक्ट हो रहा है और इधर से भी एक्ट हो रहा है। दोनों साइड से फोर्स पी एक्ट होगा। अब बताओ हमें कि अगर दोनों वेजेस के ऊपर दोनों साइड से अगर फोर्स पी अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा? दोनों वेजेस जो है वो टुवर्ड्स एक में की तरफ ऐसे मूव करेंगे और उसके वजह से ये ब्लॉक सी जो है ये ऊपर मूव करेगा। क्वेश्चन में लिखा भी है इंपेंडिंग मोशन ऑफ ब्लॉक सी अपवर्ड। ये फोर्स पी अप्लाई होने के बाद ये दोनों वेजेस टुवर्ड्स ईच अदर मूव करेंगे और ये ब्लॉक सी ऊपर मूव करेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स पी। फोर्स पी का वैल्यू फाइंड आउट करो। वैसे आपको बताना चाहेंगे यहां पे फोर्स पी जो है, देखो इधर भी फोर्स पी लिखा है उधर भी फोर्स पी लिखा है। आपको दोनों फोर्स पी अलग अलग फाइंड आउट नहीं करना है, दोनों एक्चुअली एक ही है। अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ना ये सिमेट्रिकल है। आप देख सकते हैं बीच में से अगर हम इसको कट कर लेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का पार्ट सेम बनेगा। तो आपको क्या करना है? आपको दोनों वेजेस का एफबीडी ड्रॉ नहीं करना है, कोई भी एक वेज का एफबीडी बनाओ। या तो वेज ए का एफबीडी बना दो या तो वेज बी का एफबीडी बना दो, चॉइस आपकी है। वेज ए से भी पी मिलता है, वेज बी से भी पी मिलता है। ठीक है, बस यहां का पी निकालो तो जितना ये पी है वो उतना ही पी उधर का पी भी वही रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और अब चलो हम यहां एफबीडी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो एफबीडी किसका किसका बनाएंगे? सबसे पहले हम वेज ए का एफबीडी बनाएंगे। अब वेज बी का एफबीडी तो ड्रॉ नहीं करना है, वेज ए का एफबीडी पहले रहेगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो ब्लॉक सी का एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हमें वेज ए से अगर फोर्स पी नहीं मिला तो जो कुछ भी अननोन रहेगा वो हमें सॉल्व करने के लिए ब्लॉक सी का एफबीडी अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे आपको कंप्लीट करना है। तो चलो अब हम यहाँ एफबीडीज ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको एफबीडी ड्रॉ करना नहीं आता तो हाउ टू ड्रॉ एफबीडी उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे। वो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपका एफबीडी ड्रॉ करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में स्पेशली वेज फ्रिक्शन में एफबीडी ड्रॉ करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इंक्लाइंड फोर्सेस वगैरह आएंगे। और वेज फ्रिक्शन ये जो है वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन एंड सेकंड मेथड है विदाउट यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। कौन से मेथड से सॉल्व करना है चॉइस आपकी है, दोनों से आंसर एक ही आता है। ठीक है, बस यही है कि अगर आप रिजल्टेंट रिएक्शन का यूज करके अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एंगल प्रॉपरली फाइंड आउट करना रहेगा। चलो कैसे सब होता है हम आपको बताएंगे। हम एक काम करें, सबसे पहले ब्लॉक ए का एफबीडी, ये जो वेज ए है वेज ए का एफबीडी बनाते हैं और वे ब्लॉक सी का एफबीडी नीचे बनाएंगे। एफबीडी पूरा ड्रॉ होने के बाद हम आखिरी में कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। एफबीडी में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एफबीडी में गलती हो गई तो समझ लो आपका आने वाला सॉल्यूशन रॉन्ग होने वाला है। सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, सॉल्व करना काफी आसान रहेगा। फिर चाहे आप उसको इक्विलिब्रियम से सॉल्व करो या लैमिस थ्योरम से सॉल्व करो, एफबीडी में गलती मत करना बस। ठीक है, तो चलो बनाएंगे एफबीडी ऑफ वेज ए। ठीक है,
तो हम यहां लिख लेंगे FBD ऑफ वेज ए। ड्यू टू सिमेट्री आपको वेज बी का FBD ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो वेज ए ऐसा है। फिलहाल हम यहाँ पे रफली बनाएंगे। देखो FBD वगैरह आप एग्जाम में चाहे तो स्केल से बनाओ, चाहे तो रफली बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फ्री हैंड बनाएंगे तो भी चलता है, लेकिन FBD करेक्ट होना चाहिए, FBD में गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये वेज ए, हम वेज ए का FBD बना रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेज ए का या वेज बी का कोई भी टाइप का वेट दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एट द लास्ट कि वेट्स ऑफ वेजेस मे बी निग्लेक्टेड। ये सबसे आसान बात है। वैसे भी प्रॉब्लम देख के, आपको डायग्राम देख के डर लगता होगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसमें ये प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए ये स्टेटमेंट है, वेट्स ऑफ वेजेस आर निग्लेक्टेड। अगर वेट दिया होता ना तो FBD ड्रॉ करने में और ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फोर्सेस वगैरह आते हैं, फिर उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस में दिक्कत होती है। तो प्रॉब्लम को आसान करने के लिए ये स्टेटमेंट आपको जरूर हेल्प करेगा, मतलब FBD वगैरह ड्रॉ करने में, सॉल्व करने में। तो वेट जो है वेज का यहां पे आपको कंसीडर नहीं करना है। तो चलो ये हम FBD बना रहे हैं, तो FBD ऑफ वेज ए में क्या करेंगे, ये फोर्स P जो एक्ट हो रहा है, ये फोर्स P हम यहां पे एज इट इज शो करेंगे जो वेज ए के ऊपर एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद सरफेस रिएक्शन शो करेंगे। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो। ठीक है ना, ये जो वेज ए है ग्राउंड के ऊपर है, तो ग्राउंड की तरफ से यहाँ पे सरफेस रिएक्शन शो करेंगे। ये देखो, ये हमने सरफेस रिएक्शन शो किया है, और सरफेस रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो ये देखो, ये रिएक्शन को हमने नाम दे दिए RA, रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये देखिए रिएक्शन ऐसा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या शो करेंगे, अब ये वेज के ऊपर इधर ब्लॉक C है, तो ब्लॉक C का रिएक्शन शो करेंगे। और रिएक्शन जैसा हमने कहा परपेंडिकुलर एक्ट होना चाहिए, तो ये देखो, ये रिएक्शन हम इसको कहेंगे रिएक्शन, इसका हम नाम देंगे RC। देखो नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, R1 बोलो, R2 बोलो, R3 बोलो, है ना। अब आप यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन N1 बोलो, N2 बोलो, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये रिएक्शन हमने RC शो करे, और ये रिएक्शन भी हमने परपेंडिकुलर शो करे हैं। ये देखो रिएक्शन परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेज। ठीक है, और कोई रिएक्शन एक्ट होगा क्या इसमें? नहीं। अब वेट तो है नहीं, अगर वेट होता तो एक और फोर्स आया रहता इसमें, है ना। अब वेट नहीं है तो आसान हो गया वो। तो सबसे पहले हमने वेज पे फोर्स P शो करे, सरफेस रिएक्शन शो करे फ्रॉम द ग्राउंड, और ब्लॉक C का रिएक्शन शो करे ऑन द वेज, बस। और कुछ भी यहां पे रिएक्शन एक्ट नहीं होगा। अब बचा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स शो करना पड़ेगा, वो अभी तक हमने शो नहीं किया है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे शो करेंगे? तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। चेक करो कि फोर्स P एक्ट होने के बाद ये वेज का मोशन कहां पे हो रहा है, राइट में या लेफ्ट में। तो सिंपल सी बात है, फोर्स P एक्ट करेंगे तो वेज ए जो है वो राइटवर्ड मूव करेगा। तो अगर वेज ए राइटवर्ड मूव करेगा तो वेज और ग्राउंड और वेज और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको अपोजिट टू द मोशन यानी लेफ्टवर्ड आपको शो करना पड़ेगा। तो देखो रिएक्शन RA है नीचे, तो RA को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आपको फ्रिक्शनल फोर्स नीचे शो करना है। ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है, इसको हम कहेंगे FA। और यहां पे ऊपर RC शो किया है और यहां पे फ्रिक्शन हो रहा है, तो ये हम यहां फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे अपोजिट टू द मोशन RC के लिए FC। हमेशा ध्यान में रखो, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या कहा, फिर से सुनो, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स FA RA के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहां पे भी देखो FC RC के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो समझ लो आपने रॉन्ग बना ली है। समझ में आया क्या? ओके, तो ये हमने यहां तक शो की है। FBD फिलहाल ये इनकम्प्लीट है, FBD फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो सकती। FBD में सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस वगैरह अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये जो हमने FBD बनाया है, इसमें अभी तक हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो नहीं किए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि रिजल्टेंट रिएक्शन लेके सॉल्व करना है या नहीं। अभी आप यहां देख सकते हैं टोटल कितने फोर्सेस है, जरा काउंट करो। तो टोटल हमें यहां दिख रहे हैं, टोटल यहां पे 5 फोर्सेस है, ये दो और ये एक, टोटल 5 फोर्सेस। अगर आप यहां पे 5 के 5 फोर्सेस लेके सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी आंसर आता है। लेकिन 5 फोर्सेस लेके सॉल्व करने के बजाय आप चाहे तो यहां पे फोर्सेस कम कर सकते हो। कैसे? उसके लिए यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो करो।
अगर आप रिजल्टेंट रिएक्शन शो करोगे ना तो यहाँ पे 5 नहीं, फिर यहाँ पे ओनली 3 फोर्सेस रहेंगे, सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। क्या बोलते हैं, चॉइस आपकी है। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर कह रहे हैं कि रिजल्टेंट रिएक्शन से सॉल्व करो, तो आप रिजल्टेंट रिएक्शन निकालो और सॉल्व करो। और अगर वो कह रहे हैं कि रिजल्टेंट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, जो ये RA, FA, RC, FC जो है वो एज इट इज रख के आप ऐसे लेके सॉल्व करो, तो वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के थ्रू सेम आंसर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिजल्टेंट रिएक्शन से आपके फोर्सेस कम हो जाएंगे, सॉल्व करना आसान हो सकता है, इसलिए हमने कहा। इसके पहले के भी हमने काफी सारे वीडियोस में ये बात बताए थे आप लोगों को, ठीक है। और वैसे यार रिजल्टेंट रिएक्शन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। चलो हम आपको रिजल्टेंट रिएक्शन निकाल के बताते हैं। सिंपल है। रिजल्टेंट रिएक्शन मतलब क्या है, जैसे ये RA, FA का रिजल्टेंट, उसी तरह से RC और FC का भी रिजल्टेंट शो करना है। तो देखो हम आपको रिजल्टेंट शो करा के बताते हैं। RA, FA का रिजल्टेंट अगर हम शो करें तो वो हम शो करेंगे इधर से। ये देखो, ये है RA, FA का रिजल्टेंट। ये हम इसको कहेंगे रिएक्शन को, आप कुछ भी रिजल्टेंट को आप नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसको कहा रिएक्शन R1, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखो रिजल्टेंट, ये रिएक्शन जो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन जो शो किया है R1, ये सरफेस रिएक्शन के साथ, ये सरफेस रिएक्शन RA है ना, उसके साथ फाई का एंगल बनाता है। फाई का एंगल, फाई यानी होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फाई क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो अगर फाई दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करना काफी आसान है, बताएंगे आपको। लेकिन देखो अभी हमने RA, FA का रिजल्टेंट R1 हमने यहाँ पे शो किया है, उसी तरह से RC, FC का रिजल्टेंट हम यहाँ पे शो करेंगे, इधर से शो करेंगे। ये देखो, ये हमने शो किया है रिएक्शन, इसको नाम दे दो R2, ठीक है। और इसका रिएक्शन RC के साथ रहेगा, फिर से फाई, ठीक है। ये रिजल्टेंट रिएक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है फाई। ये रिजल्टेंट रिएक्शन R1 है, यहाँ पे एंगल बना रहा है फाई अगेन, ओके। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने R1 इधर से ही क्यों दिए, इधर से क्यों नहीं दिए, या R2 आपने इधर से क्यों, हमने ये साइड से दिए, ऊपर से क्यों नहीं दिए। तो सिंपल सा रीजन है, देखो रिजल्टेंट रिएक्शन हमेशा, रिजल्टेंट रिएक्शन दोनों फोर्सेस के बीच में से पास होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये RA की तरफ ध्यान दो, ये जो RA है ना, ये RA यहाँ पे एक्ट हो रहा है, मतलब RA का वे ऑफ एक्शन ऐसा है। देखो ये RA ऐसा एक्ट हो रहा है ना, RA ऐसा एक्ट हो रहा है, ये RA है, ये FA है, RA FA। देखो ये देखो, ये RA FA, ये RA FA, ध्यान दो इधर, ये RA FA, ये जो R1 है ये इनके बीच में से पास होगा। ये देखो, ये RA और ये FA, और इनके बीच में से एक्ट हो रहा है R1। RA FA के बीच में से R1 एक्ट हो रहा है, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये इधर से जो हमने शो किया है वो बिल्कुल सही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी बताया, इसको बाद में इरेज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको यहां पे डाउट है तो चलो हम वहां पे आपका वो डाउट क्लियर करा देंगे। हम इसको हटा देते हैं, यहां से इसको हमने हटा दिए। सेम प्रोसेस यहां पे देखो, RC देखो, यहाँ पे RC ऐसा एक्ट हो रहा है, ये देखो RC ऐसा एक्ट हो रहा है, ये RC है, ऊपर से जो एक्ट हो रहा है ये RC है, और यहां से FC है, ये FC है, ठीक है। ये RC है और ये FC है, और इसके बीच में से R2 जाएगा। ये देखो, ये जो R2 है ना, इसके बीच में से पास होना चाहिए, FC और RC के बीच में से R2 पास होना चाहिए। इसका मतलब इधर से अगर हमने शो किया है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रिजल्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो चलो इसको दूसरे वे से बता देते हैं, क्योंकि इसमें डाउट होना बिल्कुल आम बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी के वजह से वेज फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिजल्टेंट रिएक्शन प्रॉब्लम खड़ी करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो अभी जैसे कोई पॉइंट पे अगर कोई रिएक्शन, यहाँ पे देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये है मान लो R1 और ये है मान लो F1, ठीक है। ये R1 F1 है, इनका रिजल्टेंट रिएक्शन अगर आपको शो करना है तो रिजल्टेंट रिएक्शन शो करने के लिए आपको क्या करना है, R1 F1 के बीच में से पास होना चाहिए। तो R1 का वे ऑफ एक्शन ऐसा है ना, R1 का वे ऑफ एक्शन ऐसा है, मतलब ये आगे चल के R1 ये जा रहा है, ठीक है। तो R1 F1 के बीच में से इधर से पास होना चाहिए आपका रिजल्टेंट, इधर से, मतलब वो आपको एक्ट आपको शो करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा इधर से शो करना पड़ेगा। ये है R, इधर से शो करेंगे तब जाके आगे चल के वो दोनों के बीच में से पास होगा। तो देखो अब हम इसको इरेज करेंगे, तो ये देखिए, ठीक है ना।
R1 F1 का रिजल्टेंट रिएक्शन ये है, और ये हमेशा एंगल बनाएगा पाई। ठीक है, इस तरह से। एक और अभी भी अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे ऊपर से कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, ये मान लो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है R2, और मान लो इधर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है F2, और अगर आपको यहाँ रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है तो वो कहाँ से शो होगा पता है? वो इधर से शो होगा, इधर से शो करना पड़ेगा। ये है रिजल्टेंट रिएक्शन और ये एंगल बनाएगा फाई। चलो चेक करके बताते हैं सही है कि नहीं। कैसे? कुछ नहीं, ये R2 को आगे एक्सटेंड करो, R2 को आगे एक्सटेंड करो। ये हमने R2 को आगे एक्सटेंड किए, देखो R2 F2 के बीच में से ये R जा रहा है कि नहीं? यस, बिल्कुल। ये जो R है ये इन दोनों के बीच में से जा रहा है, यानी जो हमने शो किया था वो बिल्कुल सही है। ऐसा है वो, देखो। ठीक है, इसको हटा दिए अगर तो आप देख सकते हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट रिएक्शन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिजल्टेंट रिएक्शन की प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो ये काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो फिलहाल हमने यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना यहाँ पे किया है। अब रिजल्टेंट रिएक्शन शो करने का फायदा यहाँ पे क्या हुआ? फायदा यहाँ पे ये हुआ कि आपको अब यहाँ पे, अब आप बोलोगे यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस और बढ़ गए। पहले बोलेंगे पहले 5 फोर्सेस थे और 2 आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि आपको अब रिजल्टेंट रिएक्शन R1 कंसीडर करना है, तो RA और FA को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि आप ये दोनों का रिजल्टेंट R1 को कंसीडर कर रहे हैं, R1 कंसीडर कर रहे हैं, तो RA FA को इग्नोर करो। उसी तरह से अगर आप R2 को कंसीडर कर रहे हैं तो RC और FC को इग्नोर करो। तो यहां पे इनडायरेक्टली टोटल 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। इधर से P एक्ट हो रहा है, इधर से R1 एक्ट हो रहा है, और इधर से R2 एक्ट हो रहा है। बस 3 फोर्सेस है बस। इसका मतलब अब आप इसको लैमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और लैमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो फाइनली FC RC को इग्नोर करो क्योंकि हमने R2 लिया है, FA RA को इग्नोर करो क्योंकि हमने R1 लिया है। अब बचा है फाई। अब ये फाई यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो फाई फाइंड आउट करा के बताते हैं, सिंपल है। तो फाई फाइंड आउट करने के लिए एक रिलेशन बताते हैं। देखो रिलेशन ऐसा है, स्टैंडर्ड रिलेशन है, इसके पहले भी कई सारे प्रॉब्लम में हमने यूज किया है। देखो ये रिलेशन है, tan phi इज इक्वल टू म्यू। ये एक रिलेशन है जिसका आपको यूज करना है, tan phi इज इक्वल टू म्यू। अब यहां से आप आसानी से फाई निकाल सकते हैं क्योंकि म्यू दिया हुआ है। सो देयरफॉर phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। म्यू की वैल्यू यहां है 0.25। सो phi इज इक्वल टू, बस आपको कैलकुलेटर का यूज करना है और कैलकुलेटर में tan इनवर्स ऑफ 0.25 लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, कैलकुलेटर में अगर आप सॉल्व करें तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए। अगर डिग्री मोड में रहेगा तो ये सही आंसर आएगा। tan इनवर्स ऑफ 0.25 करेंगे तो ये आंसर आएगा 14.036 डिग्री। तो ये हमें फाई मिल चुका है 14.036। इसका मतलब ये जो R1 है ये 14.036 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पे इंक्लाइन है, और R2 भी वही एंगल के साथ इंक्लाइन है। ठीक है, तो फाइनली FBD में हमने फोर्सेस कौन से लेना है वो हमने फाइनल कर लिया है। हमें R1 लेना है, R2 लेना है और P लेना है, ये कंफर्म है। अभी फिलहाल R1, R2 और P तीनों की तीनों अननोन है। अगर आप ये FBD को अभी सॉल्व करने को जाओगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि तीनों अननोन है। ठीक है, फिर भी अभी हम फिलहाल ये FBD को कंप्लीट कर लेते हैं। फिलहाल ये FBD इनकम्प्लीट है। FBD अगर आपको कंप्लीट करना है तो पहले ये डिसाइड करो कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब कौन से मेथड से सॉल्व करना। क्योंकि यहाँ पे आपके सामने आप 2 ऑप्शंस आएंगे, या तो आप लैमिस थ्योरम का यूज करो या तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करो। चॉइस आपकी है। लैमिस थ्योरम का यूज इसलिए हो सकता है क्योंकि 3 कॉन्करेंट फोर्सेस यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि लैमिस थ्योरम की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो सकती है। लैमिस थ्योरम की कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए, तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो आप लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस है, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों कॉन्करेंट है, तीनों के बीच में बस एंगल पता करना है, तो आप लैमिस थ्योरम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उसके थ्रू भी आता है। लेकिन अगर आपको लैमिस थ्योरम नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो आप इसको इक्विलिब्रियम से ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना है तो बस क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन इंक्लाइंड है, R1 भी इंक्लाइंड है, R2 भी इंक्लाइंड है। चलो एक काम करते हैं, हम इसको रिजॉल्व ही कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमें इसको इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना है तो देखो R1 इनवर्ड है टुवर्ड्स द पॉइंट, R1 का डायरेक्शन देखो इनवर्ड है, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी इनवर्ड हो जाएंगे।
R1 का ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनवर्ट डायरेक्शन के साथ और ये वर्टिकल कंपोनेंट ये भी इनवर्ट डायरेक्शन के साथ, ये देखिए, ठीक है। R1 फाई एंगल से इंक्लाइंड है वर्टिकली, इसका मतलब R1 को रिजॉल्व करेंगे तो R1 का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा R1 cos ऑफ फाई एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा R1 sin ऑफ फाई। आप चाहे तो फाई का डायरेक्टली आंसर लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। फाई कितना है? फाई है 14.036 और यहां पे भी हम फाई का डायरेक्टली वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें पता है 14.036। तो ये है R1 का वर्टिकल कंपोनेंट और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बचा है R2। चलो R2 को भी हम यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। अब R2 को कैसे रिजॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए, सिंपल है। अगर आपको R2 को रिजॉल्व करना है, R2 का डायरेक्शन देखो, R2 इनवर्ड है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी इनवर्ड हो जाएंगे, उसके दोनों कंपोनेंट्स भी अंदर की तरफ आएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन उसका एंगल पता करो बस कि एंगल क्या है। ये देखो, ये R2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर से एक्ट होगा और R2 का वर्टिकल कंपोनेंट ये ऊपर से एक्ट होगा, ये इस तरह से, ये देखो ऐसा। लेकिन एंगल तो नहीं पता हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो एंगल फाइंड आउट करो। एंगल फाइंड आउट करना सिंपल है। देखो यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 16 डिग्री का, दिख रहा है? वेज का जो इंक्लाइंड सरफेस है ना वो 16 डिग्री से इंक्लाइंड है। मतलब देखो यहाँ पे एंगल 16 डिग्री का हम शो करेंगे। ये देखो ये एंगल है 16 डिग्री का। अगर ये एंगल 16 है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। देखो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 16। ये देखो ये 16 तो ये 16 अल्टरनेट एंगल। देखो अगर ये 16 तो ये 16। अब ये 16 अगर है तो ये एंगल क्या होगा? देखो आपको अगर ये एंगल पता करना है हॉरिजॉन्टली, ये अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये एंगल क्या होगा? तो ये एंगल फाइंड आउट करना सिंपल है। देखो आरसी जो है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 90 में से 16 और 5 को माइनस करो। ठीक है, क्या करना है? 90 माइनस 16 माइनस 5, तो ये हो जाएगा, हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 90 माइनस 16 माइनस 14.036, तो ये आएगा 59.964। मतलब हमें एंगल मिल चुका है, हमें ये एंगल मिल चुका है 59.964, ये वाला यहां पे लिख लेंगे 59.964 का एंगल मिल चुका है। ठीक है, रिजोल्यूशन में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसीलिए वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में गलती होती है क्योंकि एंगल सही से नहीं निकलता है। तो अब हम लिख लेंगे R2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R2 cos ऑफ 59.964 एंड वर्टिकल कंपोनेंट R2 sin ऑफ 59.964। तो फाइनली हमने यहां FBD ये कंप्लीट कर लिया है। हमने यहां पे इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करने का तय किया है और उसके अकॉर्डिंग देखो ये FBD यहां पे पूरी तरह से बनके तैयार है। इसमें जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस थे उनको हमने रिजॉल्व किया है। R1 इंक्लाइंड है, R1 को रिजॉल्व किया है 2 पार्ट में। R2 इंक्लाइंड है, R2 को रिजॉल्व किया है 2 पार्ट में। R2 का एंगल हॉरिजॉन्टली है 59.964, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, वर्टिकल कंपोनेंट साइन। R1 का एंगल वर्टिकली है, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट कॉस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन। हमेशा ध्यान में रखो, इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते समय इंक्लाइंड फोर्स का एंगल आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। अगर इंक्लाइंड फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है तो आप हॉरिजॉन्टली कॉस लिखो, वर्टिकली साइन लिखो। और अगर इंक्लाइंड फोर्स का एंगल वर्टिकली है तो वर्टिकली कॉस लिखो, हॉरिजॉन्टली साइन लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आने वाला है। अगर आपका रिजोल्यूशन में अगर आपका कुछ कंफ्यूजन है तो एक काम करो, इसके पहले हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे हाउ टू रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्सेस, स्पेशल वीडियो था उसके लिए। उसमें हमने वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू उसमें बताए थे हाउ टू रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्सेस। वो वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपका रिजोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है तो क्या करना, वर्टिकल के साथ है तो क्या करना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमने ये FBD कंप्लीट कर लिया है। दिस इज द FBD ऑफ वेज A। अगर आप वेज B का FBD बनाते हैं तो भी वो ऐसा ही बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम।
ठीक है, लेकिन अभी हमें वेज बी नहीं, अब हमें ब्लॉक सी का एफबीडी ड्रॉ करना है, क्योंकि फिलहाल ये जो एफबीडी है, ये एफबीडी तो बन के तैयार है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। अगर आप समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करोगे तो R1 R2 अननोन है, P अननोन है, सॉल्व नहीं होगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करोगे तो भी R1 R2 अननोन है, P अननोन है, सॉल्व कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ब्लॉक सी का एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी, ब्लॉक सी के एफबीडी से हम क्या करेंगे, R2 फाइंड आउट करेंगे। ब्लॉक सी के एफबीडी से एक बार R2 मिल गया तो फिर वो R2 हम यहां पे पुट करेंगे, तब जाके हमें P मिलेगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ द एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी, तो हम यहां पे लिख लेंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी। ब्लॉक सी के एफबीडी से हम देखो ब्लॉक सी कैसा है, देखो ब्लॉक सी जो है वो हमें पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ब्लॉक सी का वेट दिया है, इसके पहले वेज का वेट नहीं दिया था, लेकिन ब्लॉक सी का वेट दिया है। तो ब्लॉक सी का सबसे पहले वेट शो करो। वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है, और ब्लॉक सी का वेट है 320 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में दिया है तो इसको किलो न्यूटन में ही सॉल्व करो, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वेट शो करे 320 किलो न्यूटन सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वेट शो करने के बाद आपको सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कॉन्टैक्ट रिएक्शन बोलो, तो चेक करो ये ब्लॉक सी का सपोर्ट क्या है। तो ब्लॉक सी के नीचे दो वेज है, तो दो वेज ये ब्लॉक सी का सपोर्ट हो गया, तो आपको सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। वेज ए की तरफ से सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे और वेज बी की तरफ से भी सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो इधर से वेज ए की तरफ से जो सपोर्ट रिएक्शन है वो इस तरह से एक्ट होगा टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ ब्लॉक, और वेज बी के तरफ से भी शो होगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इसका नेमिंग क्या रहेगा, तो इसके पहले जो हमने वेज ए का एफबीडी बनाए थे, तो वेज ए के एफबीडी में सी से जो रिएक्शन वेज ए के ऊपर एक्ट हुआ था वो हमने शो किए थे, उसका नाम दिए थे आरसी। देखो ये आरसी है ना, तो यही रिएक्शन आरसी ए से सी के ऊपर भी एक्ट होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसका नाम रहेगा आरसी। और इधर हम रिएक्शन नाम देंगे आरसी, चलो इसको नाम दे देंगे आरबी। देखो नेमिंग कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा हमने कहा है ना। वेज बी ने ये ब्लॉक सी के ऊपर जो रिएक्शन दिया वो है आरबी, और वेज ए ने ब्लॉक सी के ऊपर जो रिएक्शन दिया उसका नाम दे दिए आरसी। हमने इसको आरए नहीं कहा, आरसी कहा, क्योंकि इसके पहले के एफबीडी में हमने आरसी रिएक्शन शो किए थे। ठीक है ना, इधर से इधर एक्ट होने वाला आरसी, तो इधर से भी उधर एक्ट होने वाला आरसी। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन शो करना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे आरसी था इसलिए वही आरसी यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे और कोई रिएक्शन एक्ट होगा क्या, नहीं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स शो करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है। तो ये जो ब्लॉक सी है ये क्या हो रहा है, ये ऊपर मूव कर रहा है, क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक सी ऊपर मूव कर रहा है ड्यू टू द वेज। ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड रहेगा नीचे। तो ये देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये है एफ सी, और इधर का फ्रिक्शनल फोर्स ये रहेगा एफ बी। और रूल के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। तो ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर है। इसके पहले के एफबीडी में देखो यहाँ पे एफ सी, ये देखो ये एफ सी ऐसा ऊपर था, इस बार एफ सी यहाँ पे नीचे एक्ट हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एफ सी और ये एफ बी, इतना। अब इसमें रिजल्टेंट रिएक्शन शो करो, तो रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना सिंपल है। ये आरसी एफ सी के लिए रिजल्टेंट रिएक्शन इधर से शो करो, ये है रिजल्टेंट रिएक्शन, और आरबी एफ बी के लिए रिजल्टेंट रिएक्शन इधर से शो करो। ठीक है, तो ये है रिजल्टेंट रिएक्शन। अब इसको नेमिंग दे दो, इसको क्या नेमिंग देना है चॉइस आपकी है। तो यहां पे देखो इसके पहले R1 R2 हुआ था, अब यही R2, ये देखो यहाँ R1 R2, ये जो R2 है ये आपको यहाँ देना पड़ेगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और यहाँ पे नया नेमिंग दे देंगे R3। ठीक है, नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो ब्लॉक सी ने वेज ए के ऊपर रिएक्शन जो दिया था वो था आरसी एफ सी R2, है ना, वही रिएक्शंस यहाँ पे आ गए। देखो आरसी एफ सी और R2 इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इधर नया नेमिंग है आरबी एफ बी और R3। और ये रिजल्टेंट रिएक्शन एंगल बना रहा है फाई, यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन एंगल बना रहा है फाई। रिजल्टेंट रिएक्शन का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे देना, वहां गलती नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको कितने फोर्सेस कंसिडर करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 फोर्सेस कंसिडर करना है, एक 320 किलो न्यूटन, एक R2 और एक R3। ठीक है, ये RB और FB को इग्नोर करो, उसी तरह से ये RC और FC को इग्नोर करो। ठीक है, इस तरह से। अब ये 320 R2 R3 बस इतना है। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करो या तो लेमिसरम का यूज करो। आप यहां पे लेमिसरम यूज कर सकते हैं क्योंकि लेमिसरम की कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाइड हो सकती है। ठीक है, और अगर आपको इक्विलिब्रियम से करना है तो R2 और R3 इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलो इस बार हम यहां पे लेमिसरम यूज करेंगे। पिछले बार के एफबीडी में हमने इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना ये तय किए थे, उसके लिए इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व किए, लेकिन इस बार हम इसको चलो इक्विलिब्रियम से नहीं, यहाँ पे लेमिसरम से कर लेते हैं। अब लेमिसरम से अगर आपको सॉल्व करना है तो R2 R3 320 एक पॉइंट पे शो करो, ठीक है ना, और वहां पे लेमिसरम की कंडीशंस सेटिस्फाइड करा दो। देखो ये ऊपर से एक्ट हो रहा है 320, ऊपर से एक्ट हो रहा है 320 किलो न्यूटन। ठीक है, इधर से एक्ट हो रहा है R2, ये एक्ट हो रहा है R2, और इधर से एक्ट हो रहा है R3, ये एक्ट होगा R3। ठीक है, इस तरह से ये देखिए 320 R2 और R3। अब यहां पे लेमिसरम अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले एक काम करो, यहां पे सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहला काम है सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। अब देखो यहां पे 90 का एंगल बन गया, इधर भी 90 का एंगल बन गया, इधर भी 90 का एंगल बन गया। ठीक है, अब ये एंगल फाइंड आउट करो नीचे का, और ये एंगल फाइंड आउट करो ये का। ठीक है, अब देखो एंगल्स कैसे निकालते हैं। R2 का एंगल हमें चाहिए, R2 का एंगल हॉरिजॉन्टली, ये एंगल हमें ऑलरेडी पता है। देखो इसके पहले के एफबीडी में ये देखो R2 का एंगल हॉरिजॉन्टली है 59.964, यही एंगल आप यहां पे ले लो 59.964, सेम एंगल। ठीक है, 59.964। अब इधर का एंगल 59.964 है तो उधर का भी एंगल 59.964 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ऐसे में दोनों साइड से जो रिएक्शंस एक्ट हो रही वो दोनों इक्वल एंगल्स पे एक्ट होंगी, तो आपको दोनों साइड में एंगल्स बिल्कुल सेम टू सेम शो करना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब बस यहाँ पे टोटल एंगल देखो क्या क्या होगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं ये दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा, ये 90 प्लस 59.964 ये हो जाएगा 149.964। ठीक है ना, इधर का एंगल भी वही होगा सेम 149.964, और इधर का एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल 360 होता है, टोटल 360 में से दोनों एंगल को सब्सट्रैक्ट करो तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे 360 माइनस 149.964, 149.964 माइनस 149.964, तो ये एंगल आ चुका है 60.062, 072 है, 60.072। 360 माइनस 149.964 दो बार किए, तो लेमिसरम अप्लाई करने के लिए सभी कंडीशंस हमने यहाँ पे सेटिस्फाइड करा लिए हैं। यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, तीनों के तीनों कॉन्करेंट है, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों के बीच में एंगल पता है। अब हम यहाँ आसानी से लेमिसरम यूज कर लेंगे और यहाँ पे R2 R3 में से R2 फाइंड आउट करेंगे। वैसे आपको R3 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, R3 का वैल्यू उतना ही रहेगा जितना R2 है, क्योंकि हमने कहा था ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो R2 और R3 का वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो चलो अप्लाई करेंगे लेमिसरम। एक न्यू स्लाइड पे हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ फ्रॉम द एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी। तो ब्लॉक सी के एफबीडी से, ये देखो ये ब्लॉक सी के एफबीडी में ये जो हमने यहाँ पे लेमिसरम अप्लाई करना है, सो देयरफॉर बाय लेमिसरम यहाँ पे अप्लाई करो। 3 फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन बनाओ, तो R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, ऐसे में आपको लेमिसरम पता होना चाहिए 320 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू R3 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। तो R2 का अपोजिट एंगल है 149.964, R3 का भी वही होगा
और 320 का है 60.072। ठीक है, लेमिसरम की हमने इक्वेशन बना ली है। अब ये तीन में से दो फ्रैक्शन सिलेक्ट कर लो, पहले दो फ्रैक्शन सिलेक्ट कर लो और इसके थ्रू पहले दो फ्रैक्शन लेके आपको R2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 320 साइन ऑफ 149.964 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60.072। ठीक है, तो यहां से हमें R2 का वैल्यू मिलने वाला है। तो देयरफॉर R2 का वैल्यू यहीं पे लिख लेते हैं। कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना तो ही करेक्ट आंसर आएगा। 320 साइन ऑफ 149.964 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60.072, तो ये हो जाएगा। आंसर आ चुका है 184.819 न्यूटन। तो ये हमें R2 का वैल्यू मिल चुका है। वैसे बताना चाहेंगे R2 और R3 सेम है, अगर आप इधर के दो फ्रैक्शन लेके सॉल्व करेंगे तो R3 मिलेगा, R3 भी सेम आएगा। फिलहाल हमें R3 नहीं निकालना है, सिर्फ R2 की जरूरत है। और अब चलो हम फ्रॉम द एफबीडी ऑफ वेज ए, तो वेज ए के एफबीडी में चलते हैं। देखो इसके पहले के स्लाइड में, तो ये देखो इसके पहले का स्लाइड आप देख सकते हैं। वेज ए, यहां पे हमें R2 अब पता चल गया है, ये R2 नोन है। ठीक है, R1 अननोन है और P अननोन है, हमें P फाइंड आउट करना है। तो P फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले R1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ f ऑफ y करो, इससे आपको R1 मिल जाएगा। फिर समेशन ऑफ f ऑफ x करो तो P मिल जाएगा। ठीक है, सो टेक समेशन ऑफ f ऑफ y। ठीक है, f ऑफ y में R2 साइन एंड R1 कॉस, ये दो इक्वेशन में आएंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस समेशन ऑफ f ऑफ y यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो वहां पे R2 नीचे आ रहा था, सो माइनस 184.819 साइन ऑफ 59.964 प्लस R1 कॉस ऑफ 14 क्या था 14.036 इक्वल टू 0। यहां पे सॉल्व करो तो आपको R1 मिलने वाला है। तो देयरफॉर R1 कॉस ऑफ 14.036 इक्वल टू 184.819 साइन ऑफ 59.964। तो देयरफॉर R1 इज इक्वल टू, तो R1 का वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है 184.964, सॉरी 184.819 साइन ऑफ 59.964 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 14.036, ये आ चुका है 164.923 न्यूटन। न्यूटन नहीं, किलो न्यूटन। इसके पहले का भी जो हमने फाइंड आउट किया R2 वो न्यूटन नहीं किलो न्यूटन चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे किलो न्यूटन चाहिए। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है R1, ये मिला R1 और ये है R2। और अब चाहिए फोर्स P। तो फोर्स P निकालने के लिए अब हमें सब कुछ मिल चुका है, तो चलो अब फोर्स P निकालते हैं। पहले स्लाइड में समेशन ऑफ f ऑफ x करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें समेशन ऑफ f ऑफ x करना है। तो समेशन ऑफ f ऑफ x में फोर्स P आएगा, राइट साइड जा रहा है प्लस में आएगा। R2 कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है, ये माइनस में आएगा। और R1 साइन लेफ्ट साइड जा रहा है, ये माइनस में आएगा। R1 R2 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें फोर्स P मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब एक न्यू स्लाइड लेते हैं और वहां पे हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस 4p राइट साइड जा रहा है, माइनस R2 कॉस ऑफ 59.964 माइनस R1 साइन ऑफ 14.036 इक्वल टू 0। 14.036, यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू पुट करो। P माइनस R2 का वैल्यू था 184.819 कॉस ऑफ 59.964 माइनस R1 का वैल्यू 164.923
164.923 साइन ऑफ 14.036 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा -184.819 कॉस ऑफ 59.964 -164.923 साइन ऑफ 14.036। तो ये आंसर आ चुका है 132, राइट साइड में जाके प्लस 132.558 किलो न्यूटन। तो ये हमें फोर्स P का वैल्यू मिल चुका है। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलो इसको स्टार्टिंग से एक बार चेक करके देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। पूरा प्रॉब्लम काफ़ी है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जैसा हमने कहा काफ़ी ये लंबा वीडियो हो गया। जैसा हमने कहा था यहाँ पे जो डायग्राम दिया था उसमें ऊपर ब्लॉक है, नीचे 2 वेज है। तो सबसे पहले वेज ए का एफबीडी हमने बनाया और वेज ए का एफबीडी जो हमने यहाँ पे बनाया है उसमें हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो किया है R1 R2, और उसके लिए आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई की जरूरत पड़ती है। तो हमने फाई यहाँ पे निकाले और यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्सेस R1 R2 को हमने रिजॉल्व किए। इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके सॉल्व करना है ये हमने तय किए। लेकिन ये एफबीडी से कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ब्लॉक सी का एफबीडी बनाए। ब्लॉक सी के एफबीडी में भी हमने रिजल्टेंट रिएक्शन शो किए, लेकिन हमने उसको लेमिस थ्योरम से सॉल्व करना है ऐसा तय किए। तो लेमिस थ्योरम हमने लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए अलग से एक डायग्राम बनाए। इसमें हमने लेमिस थ्योरम अप्लाई किए। लेमिस थ्योरम अप्लाई करके हमने रिएक्शन R2 निकाले। R2 और R3 सेम निकलेगा और ये R2 हमने एफबीडी जो वेज ए का बनाए थे उसमें हमने यूज़ किए। उसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करके R1 निकाले और फिर उसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करके फोर्स P निकाले। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे एफबीडी बनाए, कैसे रिजल्टेंट रिएक्शन शो किए, कैसे हमने लेमिस थ्योरम यूज़ किए, कैसे इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व किए, कैसे कैलकुलेशन किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था वेज फ्रिक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।